वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटी के लेक्चर नंबर 9 में फंडामेंटल राइट्स का जो है पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो चीजें कवर की थी उनका मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देती हूँ। पार्ट 1 में जो था हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं और फंडामेंटल राइट्स के पास पावर्स कैसी रहती हैं, और बहुत इंट्रोडक्शन में हमने ये चीजें पढ़ी थी। देन हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था कि 14 से लेके 35 आर्टिकल तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन्ड रहते हैं। देन मैंने आपको 14 से 35 के बीच में जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में भी एक इंट्रोडक्शन दी थी। देन जब हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे थे, जो कि प्रीवियस लेक्चर था फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 का, वहां पे हमने राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14 टू 18 आते थे, उनकी हमने रिवीजन की थी, उनके बारे में हमने बहुत ब्रीफली पढ़ा था और उनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और डिस्कस किए थे। आज जो है इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे हम राइट टू फ्रीडम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो है आर्टिकल 19 से 21 तक आते हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन राइट्स को साथ के साथ आप रिवीजन करते चलिए, क्योंकि मैं सिंगल आपको राइट्स करवा रही हूँ, उनके बारे में ब्रीफली डिस्कशन दे रही हूँ, तो आपको ये जो राइट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं, ये साथ के साथ याद होते जाने चाहिए और इनका आप रिवीजन भी करते रहिए अगर आपने नोट्स मेकिंग कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं नोट्स मेकिंग, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि कम से कम फंडामेंटल राइट्स वाले पोर्शन के नोट्स आप फ्रेम कीजिए, क्योंकि पॉलिटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे एस कर लेते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्ट्री भी आपके लिए इजी हो जाएगी और आपके लिए बहुत सारे और सोशल जो सब्जेक्ट्स हैं वो इजी हो जाएंगे। तो पॉलिटी को बहुत ही ध्यान से आप करिए। मैं आपको 1 बाय 1 चीजें करवा रही हूँ और बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम से। यहाँ पे देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ेंगे, देन आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 21A के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? प्रीवियसली यहाँ पे जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है ये भी आए दिन किसी ना किसी कारण न्यूज में रहता है। आर्टिकल 21 जो है ये भी न्यूज में रहता है और आर्टिकल 21A जो है इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आप 21A और 21 में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस राइट टू फ्रीडम में सिर्फ आर्टिकल 21A है जो अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। क्लियर है? सिर्फ आर्टिकल 21A है जो अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, तो इसको भी हम देखेंगे ब्रीफली। देन आर्टिकल 20 के बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा राइट टू फ्रीडम वाला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हर दिन किसी ना किसी वजह से न्यूज में आया रहता है। बहुत सारे लोग जो है इसको लेके जो है आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे लड़ाइयां चलती रहती हैं कि हमारे अधिकारों को छीन लिया, हमें फ्रीडम नहीं दी जा रही, हमें बोलने को मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जा रहा, हमें अपने बिलीफ्स को दबाना पड़ रहा है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड कोई ना कोई जो है चीजें और कमेंट्स जो है चलते रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इससे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि इस लेक्चर के जो नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जाके इस लेक्चर के नोट्स जो है डाउनलोड कर लीजिए और साथ के साथ उनमें आप एडिटिंग कर लीजिए, उनमें आप एडिशन कर लीजिए। जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं या जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे एक ही नोट्स में एडिशन करिए। मैं आपको एक और सजेशन यहाँ पे दूंगी कि आप डिफरेंट नोट मेकिंग ना करें, आप एक पेज बना ले जहां पे आपने इन आर्टिकल्स के बारे में लिख रहे हैं या नंबर ऑफ पेजेस लगा ले। अगर मैं आपको आर्टिकल 19 के बारे में आपको कोई चीज मैंने अभी आपको बताई है तो आप आर्टिकल 19 के अंदर उस चीज को लिखिए। जब आप रिविजन कर रहे हैं आपने कहीं और से आर्टिकल 19 के रिलेटेड कोई चीज पढ़ी, कोई एमसीक्यू सॉल्व किया आर्टिकल 19 से रिलेटेड, तो उसे उसी पेज पे जाके आर्टिकल 19 में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप हर बार नए पेज पे कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आपकी रिविजन प्रॉपर नहीं हो पाएगी एंड इन केस आपकी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो वो कंफ्यूजन भी दूर नहीं हो पाएगी। तो जो नोट मेकिंग करनी है वो बहुत कंसोलिडेटेड आपने करनी है। अगर आपको ये जानना है कि नोट मेकिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए, इस पे आपको ब्रीफ
एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि एक ब्रीफली एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आपको बताऊं कि नोट मेकिंग आपने किस तरह से करनी है जीएस से रिलेटेड। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट पार्ट किया था तो मैंने वहां पे आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताया था। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। वो बोलता है कि सिटीजन की फ्रीडम ऑफ सिटीजन की जो फ्रीडम है, हमारे भारत के नागरिक की जो फ्रीडम है बोलने की या किसी चीज को एक्सप्रेस करने की, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। क्लियर है? अगर वो कहीं पे पीसफुली असेंबल होना चाहते हैं, इकट्ठे होना चाहते हैं विदाउट एनी आर्म्स, मतलब कोई भी गन के बिना, बॉम्ब्स के बिना कहीं पे इकट्ठे होना चाहते हैं, या कोई भी तलवार हो गई, स्वॉर्ड हो गई, या कुछ भी अदर ऐसा मटेरियल हो गया जो कि आर्म्स की कैटेगरी में आता है, और वो पीसफुली असेंबल होना चाहते हैं तो वो असेंबली कर सकते हैं। अगर कोई एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते हैं, कोई यूनियन फॉर्म करना चाहते हैं, इसका मतलब इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, ट्रस्ट आते हैं, कि अगर वो इनमें से कुछ भी बिल्ड करना चाहते हैं तो वो भी वो एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। देन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और भारत की जो टेरिटरी है, जो सीमा है, उसके अंदर अगर वो फ्रीली मूव करना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर वो किसी भी भारत की सीमा के अंदर किसी भी टेरिटरी में किसी भी पार्ट में रहना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं तो वो भी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। देन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अगर वो कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं और किसी भी ऑक्यूपेशन को कैरी करना चाहते हैं या किसी भी बिजनेस को कैरी करना चाहते हैं, तो उसकी भी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है सिटीजन्स को। अब मैं बार बार बात बोल रही हूँ कि सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई है, क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल राइट का जब पार्ट 1 पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पे सिटीजन्स की बात की जाएगी। यहाँ पे हम सिटीजन्स की बात करेंगे। अदर आर्टिकल्स में हम एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नहीं हो, उसकी बात करेंगे। क्लियर है? तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को, इंडिया भारत के नागरिक को अवेलेबल है। इसका जो इंजॉय है, इनको जो इंजॉय है वो और कंट्रीज के सिटीजन या कोई और पर्सन नहीं कर सकता। क्लियर है? तो हमने 15 और 16 में जब पढ़ा था तो वहां पे भी एक कीवर्ड था सिटीजन, वेरएज जब हमने 14th आर्टिकल पढ़ा था वहां पे हमने देखा था कि लिखा था एनी पर्सन। तो आपने ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है ना, इनको पकड़ना है क्योंकि एग्जाम में इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है आर्टिकल 19 सिटीजन से रिलेटेड है, तो सिटीजन को पूरा बोलने का अधिकार है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। कहीं पे भी वो असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, मतलब कोई भी हथियार लिए बिना वो कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कहीं पे भी भारत में जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, किस तरह का भी प्रोफेशन स्टार्ट कर दीजिए, कहीं पे भी रहना स्टार्ट कर दीजिए, किसी तरह की एसोसिएशन फॉर्म कर दीजिए। तो ये जो है राइट जो है आपका आर्टिकल 19 में जो राइट है ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉट सेक्रोसेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको ये आपको कंप्लीटली अवेलेबल है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं। मतलब आप ये सब चीजें कर तो सकते हैं बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और इन रिस्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ये इनके पीछे एक लॉजिक है, इसलिए इनको रिस्ट्रिक्शंस को हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलेंगे। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं या दो एडल्ट्स हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तुम फॉर एग्जांपल बात की, एक ने बोला कि मैं बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत बोलो, तो वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि उसको बोलने का पूरा अधिकार है। बट अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, किन्हीं दो के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो आप किसी को चुप करने के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों के पास जो है राइट टू स्पीच है, बोलने का अधिकार है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी लड़ाई चल रही है, कोई भी ऐसा कमेंट चल रहे हैं तो हम चुप हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि साइलेंस इज समटाइम्स बेटर। किसी का चुप रहना, किसी का बोलना, वो दोनों के दोनों उन्हीं के अधिकार है, वो उनकी जो है पर्सनल चॉइस है। क्लियर है? बट ये बात आपने याद रखनी कि कोई भी
ऐसा नहीं कि बोलता जाएगा उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई भी कुछ भी कर ले उसको कुछ बोल नहीं सकता। इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो पहले हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ये आर्टिकल 19A के अंदर आता है, आर्टिकल क्लॉज ए के अंदर आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर किसी के बोलने से और किसी के बिलीफ सिस्टम से या थॉट को एक्सप्रेस करने से हमारे भारत की सॉवरेनिटी पे, इंटीग्रिटी पे, सिक्योरिटी पे या किसी भी फॉरेन स्टेट जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, या हमारे पब्लिक ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर आता है पब्लिक ऑर्डर के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी डिसेंसी या कोई भी डिफमेशन मतलब किसी की इज्जत खराब होती है या किसी भी ऑफेंस को शह मिलती है, तो उस केस में जो है स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। क्योंकि हम भारत की सॉवरेनिटी के साथ कोई भी जो है समझौता नहीं कर सकते, भारत की इंटीग्रिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, सिक्योरिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के साथ भी कोई समझौता नहीं कर सकते। इस सिक्योरिटी में हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी आती है जो आउटसाइड द बाउंड्री होती है, और इंटरनल सिक्योरिटी भी आती है। क्लियर है? अब इंटरनल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कोई कॉमनल इशू रेज हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का देख लीजिए या सिखों का देख लीजिए, तो कोई भी ऐसा इशू रेज हो जाता है तो इंटरनल सिक्योरिटी भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहां पे भी है स्टेट इंपोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन की कि आप ये बात नहीं बोल सकती है, किसी को उठा के जेल में डाल सकती है, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, सिक्योरिटी को ब्रेक करता है। तो अगली बार जब आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट दीजिए जो कि हमारे भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो बहुत ही सोच समझ के ऐसी स्टेटमेंट दीजिएगा, क्योंकि ये भारत की हमारी जो अखंडता है, एकता है, उसको इंडेंजर करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। और भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे प्रांतों के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, और वो भी बहुत प्यार से रहते हैं। तो हमें अगर भारत अखंड रूप से चाहिए, ऐसा ही भारत चाहिए, और तो हमें अपना, हम क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं पब्लिकली या सोशली, दो लोगों के बीच में बैठ के वो बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। हमेशा एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए जो कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। तो आपने अगली बार से कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट दो तो आपने ध्यान रखना है कि भारत जो है वो अलग अलग धर्मों से मिलके बना हुआ है, तो इन सब चीजों का हमें जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो दूसरे के लिए भी जो है वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कोई हमारी चीज को रिस्पेक्ट करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, दूसरे को इज्जत देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बेसिस पे स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है आपकी बोलने पे और आपके एक्सप्रेशन पे। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। अब एसोसिएशन मैंने आपको बोला कोई भी फॉर्म कर सकता है। इसके अंदर एसोसिएशन फॉर्म करने के अंदर आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज आता है। तो इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना भी एक फंडामेंटल राइट है। बट राइट टू फॉर्म एसोसिएशन पे भी जो है स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, बट कौन से ग्राउंड्स पे? वो कौन से ग्राउंड्स है? वो ग्राउंड्स है हमारे सॉवरेनिटी के, भारत की अखंडता के, भारत की इंटीग्रिटी के, पब्लिक ऑर्डर के और मोरालिटी के। तो ये चार जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हमारे मूवमेंट करने की फ्रीडम, रिसाइड करने की मूवमेंट और सेटल और कहीं रहने की मूवमेंट। ठीक है? तो इन तीनों के ऊपर भी जो है हमारी रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो सकती है। अब इसके अंदर दो तरह के मूवमेंट्स आते हैं। एक तो आते हैं अगर हमने टेम्परेरी बेसिस पे कहीं पे रहना है, टेम्परेरी बेसिस पे कहीं पे रह रहे हैं। एक होता है अगर हम परमानेंट बेसिस पे कहीं पे रह रहे हैं। क्लियर है? तो इसके ऊपर भी जो है स्टेट हमारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर सकती है, बट वो कौन से ग्राउंड्स है वो हम देखते हैं। तो ग्राउंड्स है अगर वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की बात करें, अगर वो किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज को अगर अफेक्ट कर रहा है, आपकी मूवमेंट, आपका रेजिडेंस या आपका सेटलमेंट, तब भी जो है स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है लगा सकती है। अब इसके ऊपर कैसे है? अगर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट, मतलब अभी आपने देखा होगा लास्ट 2 इयर्स में असम में ऐसा हुआ था कि असम वालों ने बोला कि हमें बोडोलैंड बनाना है, मतलब वहां पे एक
ट्राइब रहती है, बोडोलैंड बनाना है। वो क्यों बनाना है? ताकि उनका जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो अगर ट्राइबल एरियाज का कल्चर जो है वो इंडेंजर हो रहा है, वो खतरे में है, तो वो डिमांड कर सकते हैं, उस पे स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप ट्राइबल एरिया में ना जाएं क्योंकि उनका कल्चर जो है अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में जो है स्टेट कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है कि आपको मना कर दे कि आप वहां नहीं रह सकते, आप वहां सेटल नहीं हो सकते। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए? क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपने रिलीजन को लेके, अपने कल्चर को लेके। वो पसंद नहीं करते ज्यादा किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस को, आउटसाइड कल्चरल इनफिल्ट्रेशन को। जैसे अब आपने देखा होगा भारत का कल्चर किसी और तरीके का था, योगा से रिलेटेड था, या जो भी हम पंचतत्व होते हैं उनको हम उनकी हम पूजा करते थे। बट अब क्या हो गया है, अब हम वेस्टर्न वर्ल्ड से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, वेस्टर्न वर्ल्ड की इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन हो गई है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं मानते। वी ईट, हम लोग बर्गर्स खाते हैं, पिज्जास खाते हैं, पास्तास खाते हैं, जंक फूड्स, एनी क्वालिटी ऑफ जंक फूड हम लोग खाते हैं। बट हमारा जो धर्म है या हमारा जो भी चीजें हैं वो मानती है कि हमें सादा खाना खाना चाहिए। तो एक इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारे कल्चर में हो चुकी है। बट ये चीजें ट्राइबल लोग जो है ज्यादा पसंद नहीं करते, वो अपने कल्चर में किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। उनका अपना ही रहने का तरीका है, उनका अपना क्लोथिंग जो है एक अटायर है, उनका अपना खाने का एक सिस्टम है, वो अपने तरीके से रहना पसंद करते हैं। तो उनके इंटरेस्ट को देख के स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है इंपोज कर सकती है आपके रेजिडेंस के ऊपर और आपके सेटलमेंट के ऊपर। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो पार्ट था दैट इज हमारा प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अगर हम कोई भी तरह का प्रोफेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई भी तरह का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रेड या बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस पे भी गवर्नमेंट जो है, हमारी स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देती है, कर सकती है। और तो वो ग्राउंड्स देख लेते हैं। तो ग्राउंड्स है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ऑल्सो स्टेट किसी भी सिटीजन को एक्सक्लूड कर सकती है किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री से अगर वो गवर्नमेंट द्वारा रन की गई है या गवर्नमेंट की उसमें फंडिंग है। क्लियर है? तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहां से दो चीजें आपने याद रखनी है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉर सेक्रोसेंट, और सेक्रोसेंट भी नहीं है। तो ये दो चीजें यहां से कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉर सेक्रोसेंट, ये सेक्रोसेंट नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट इंपोज कर सकती है इनके ऊपर, और ये जो है ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर इन्फोर्सिएबल देमसेल्व्स, इनके लिए लॉ बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और दे आर जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट सेक्रोसेंट, बट दे आर इन्फोर्सेबल एज वेल एज जस्टिसिएबल। क्लियर है? ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अपने नोट्स में ये जो मैंने दोनों चीजें बताई हैं इनको ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है ये हमारा कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से रिलेटेड है। अगर किसी को भी कन्विक्ट किया गया है किसी भी ऑफेंस, अपराध से रिलेटेड, तो उसकी प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में है। अब इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि आपको किस किस बेसिस पे जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। तो आर्टिकल 20 बात करता है कि किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो है उसको आर्बिट्ररी एक्शन के, कोई भी रैंडम अगर एक्शन हुआ है या एक्सेसिव पनिशमेंट उसको दी जा रही है तो उसके अगेंस्ट जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। क्लियर है? इसके अंदर 3 प्रोविजंस आते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजन आता है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, देन आता है डबल जीओपार्डी, देन आता है कंपल्शन टू गिव सेल्फ इंक्रीमेटिंग एविडेंसेस। अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन क्या है? तो अगर हमारे क्रिमिनल एक्ट्स हुए हैं, किसी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट ने आज कोई लॉ बना दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1992 में कोई क्रिमिनल एक्ट किया था, क्लियर है, और 2002 में गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल रेप का केस ले लेते हैं कि रेप के केस में पहले 1992 में अगर फॉर एग्जाम्पल 5 इयर्स की सजा होती थी और आज गवर्नमेंट ने बोल दिया 2002 में लॉ बना के कि अब 10 साल की सजा होगी, और ये पर्सन पे जो था कन्विक्शन चल रहा था 1992 से, तो इसको जो है जब इसकी सजा डिक्लेयर होगी तो इसको 5 इयर्स के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट मिलेगी, इसको 10 इयर्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्रिमिनल एक्ट्स में रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने जो
चीजें हैं, पुराना जो रिकॉर्ड है उसको देख के आपको सजा नहीं होगी। क्लियर है, ये चीज हो गई। देन हुआ नेक्स्ट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि किसी भी ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती, 2 टाइम्स पनिशमेंट नहीं हो सकती, ओनली 1 टाइम ही पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी की है तो उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं होगी, किसी ने खून किया है तो उसको अगर 1 खून की सजा भी आपको पता है सजाए मौत होती है, तो 2 खून की सजाए भी सजाए मौत होगी। तो सेम ऑफेंस के लिए उसको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, उसको 1 ही बार सजा मिलेगी। थर्ड जो है कंपल्शन टू गिव सेल्फ इंक्रीमेटिंग एविडेंसेस। इसका मतलब क्या है, किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस करे, अपने अगेंस्ट जो है बयान दे कोर्ट में। क्लियर है, तो सेल्फ इंक्रीमेटिंग के अंदर जो आते हैं वो दोनों के दोनों, मतलब ओरल एविडेंस भी आते हैं। ओरल एविडेंस का मतलब क्या है, मुंह से बोली गई बात, या हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी आएंगे, मतलब कोई पेपर वर्क या ये वो। और इसके अंदर क्या चीजें नहीं इंक्लूड की जाएंगी, अगर फॉर एग्जांपल पुलिस ने आपको बोला कि आपको स्पेसिमेन देने हैं, अपने हाथ के थंबप्रिंट्स देने हैं, तो आपको देने पड़ेंगे। उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ब्लड सैंपल के स्पेसिमेन देने पड़ सकते हैं। और ये जो है आपका जो सेल्फ इंक्रीमेटिंग एविडेंसेस है, ये सिर्फ क्रिमिनल एक्ट्स में वैलिड है, ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो है वैलिड है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 21 और 21A, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम आर्टिकल 21A को देखेंगे। तो आर्टिकल 21 जो है वो हमारा राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, और इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। क्लियर है, तो ये हुआ क्या था, इसके आगे मैंने आपको बताया जहां पे ए लग जाए तो वहां पे इसका मतलब अमेंडमेंट है, यहाँ जहां पे कोई भी कैपिटल लेटर A B C कुछ भी लगा हो वो सारे के सारे हमारे अमेंडमेंट्स हैं। तो राइट टू एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट बन गया। तो यहाँ से इसको देख के समझ में आ गया कि एक अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी, तो वो अमेंडमेंट थी हमारी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और कौन से ईयर में आई थी, तो वो आई थी 2002 में। क्लियर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, तो जब इस अमेंडमेंट को ऐड किया गया था, क्लियर है, तो उस वक्त कंट्री का विजन क्या था, कंट्री का विजन ये था कि हमें सारे के सारे लोगों को एजुकेटेड करना है, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल जो था हमारा मोटिव था जब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्ट को ऐड किया गया था। और गवर्नमेंट ने इस एक्ट को, मतलब इस आर्टिकल को क्या बोला था, इस आर्टिकल को बोला था नाउ दिस इज डॉन ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट। डॉन का मतलब क्या होता है, जब सूरज हमारा उदय होता है तो उसको डॉन बोला जाता है। तो डॉन ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजन्स राइट, ये आप नोट कर लीजिए, गवर्नमेंट ने बोला था आर्टिकल 21A से रिलेटेड। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें भी ये चीज को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आर्टिकल 21A के रिलेटेड हो गया। बट ऐसा नहीं है आर्टिकल 21A यूनिक है, इससे पहले कोई ऐसा प्रोस्पेक्टस नहीं था राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल 45 जो था हमारा, आर्टिकल 45 जो है डीपीएसपी का, जो कि पहले से ऐड किया हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, वो भी राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे जब हम डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पढ़ेंगे। नाउ हम आ जाते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, दैट इज हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये बहुत ही एक्सपेंडेड हमारा आर्टिकल है। तो पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 21 हमारा कहता क्या है। तो आर्टिकल 21 जो है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ बोल सकते हैं, और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि कोई भी पर्सन जो है उसको लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उससे ये दोनों चीजें नहीं छीनी जा सकती अनटिल और अनलेस, अगर ये बात लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ने नहीं कही है। क्लियर है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। क्लियर है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे देती हूँ, यूएसए या हमारा ब्रिटेन। क्लियर है, तो इन दोनों में से एक आंसर है जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, और जिसका आंसर सही होगा मैं उनको जो है थम्स अप दे दूंगी। अब आर्टिकल 21 को जो है हम थोड़ा सा ब्रीफली जो है समझते हैं। तो आर्टिकल 21 जो है यहाँ पे बोल रहा है कि किसी को भी अपने संपूर्णतः किसी भी तरह से वो रहना चाहते हैं या कोई भी तरह की लिबर्टी इंजॉय करना चाहते हैं तो उसकी फुल फ्रीडम है। तो अब देख लेते हैं आर्टिकल 21 के अंदर हमारे क्या क्या आता है।
पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, आर्टिकल 21 हमेशा से न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है। इससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कुछ केसेस मैं आपको कराऊंगी, बट यहाँ पे मैं सारे केसेस कवर नहीं कराऊंगी। जिन्हें आर्टिकल 21 से रिलेटेड केसेस के बारे में पढ़ना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी आज तक केसेस हुए हैं टिल द हमारे इंडिपेंडेंस से जो भी हुए हैं अब तक, वो सारे के सारे केसेस मैं उनको कराऊं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट एटलीस्ट 5 to 10 स्टूडेंट्स का जो है कंसेंट मुझे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, उसके बाद ही मैं आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उन पे वीडियो बनाऊंगी। तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए अगर आपको आर्टिकल 21 के रिलेटेड केसेस की वीडियो चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 के रिलेटेड क्या क्या चीजें आर्टिकल 21 कवर करता है। आर्टिकल 21 जो है वो लाइफ की बात कर रहा है, तो वो किस तरह की लाइफ की बात कर रहा है। अगर आपको कोई भी लाइफ दी जाए, चलो अगर आपको वो पसंद है तो ठीक है, वरना अगर आप डिग्निटी के साथ रहना चाहते हैं, राइट टू लिव विद डिग्निटी, वो भी राइट आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, अगर आप किसी भी डिसेंट इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं जहां पे पोल्यूशन ना हो, वाटर भी पोल्यूशन फ्री हो, एयर भी पोल्यूशन फ्री हो, और आप हैजार्डस इंडस्ट्रीज के साथ में नहीं रहना चाहते, तो वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में किसी ने एक ऐसी फैक्ट्री डेवलप कर दी है, बट आप चाहते हैं कि वो हमारा एरिया या हमारी एयर को या वाटर को जो है पॉल्यूट कर रहा है, तो आप जो है जाके इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं कि मेरा राइट जो है वो खराब हो रहा है। तो प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑडिट बैठेगा, प्रॉपर जो है कार्रवाई होती है, और वहां पे सारी चीजें देखी जाएंगी, और आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चीज बोल सकते हैं। देन राइट टू लाइवलीहुड, अगर आप कोई भी चीज की कमाई करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको जो है राइट है। राइट टू प्राइवेसी, मतलब अगर आप कोई चीज प्राइवेट रखना चाहते हैं उसका भी आपको फुल अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप वोट देने जाते हो, अगर 18+ है सब, तो अगर आप वोट देने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने किसको वोट दिया, तो आप उस चीज को छुपा सकते हो कि आप नहीं बताना चाहते, क्योंकि राइट टू वोट वाज द फर्स्ट जिसको प्राइवेट रखने का फुल अधिकार था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया था। अगर आप किसी से कोई बात शेयर नहीं करना चाहते, आप अपने तक रखना चाहते, तो आपको भी उसका फुल अधिकार है, आप किसी भी चीज को अपने तक रख सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। देन राइट टू शेल्टर, कि आपको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। इसलिए बहुत जगह पे ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने ऐसे शेल्टर होम्स बनाए होते हैं, या किसी भी एनजीओ ने ऐसे शेल्टर होम्स बनाए होते हैं। वो किन के लिए होते हैं? वो उन लोगों के लिए होते हैं जो होमलेस होते हैं। देन राइट टू हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य का भी कंप्लीट अधिकार है। देन आपको जो है राइट टू फ्री लीगल एड, अगर आपको फ्री लीगल एड चाहिए तो आपको क्या है, गवर्नमेंट जो वकील है वो अपॉइंट किए जाते हैं। आपको बस ये है कि मांग करनी पड़ेगी जुडिशरी से कि आपको फ्री लीगल एड चाहिए, आपको जो है फ्री में वकील चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। देन आपको स्पीडी ट्रायल, अगर आपको चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो भी केस है उसका ट्रायल हो, तो उसके लिए भी आपको आर्टिकल 21 के अंदर जो है राइट प्रोवाइड किया गया है। देन राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई ऑफेंस किया है और पुलिस उसका हाथ बांध के उसको लेके जाना चाहती है, तो अगर वो बंदा बोल दे कि नहीं मैं अपने हाथ नहीं बंधवाना चाहता, मैं आराम से चल लूंगा, तो आप जो है वो भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। देन राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है। देन राइट टू हेयरिंग, अगर आप जो है कोई चीज सुनना चाहते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, अब जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये आपका आर्टिकल 19 के अंदर भी आता है और 21 के अंदर भी आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्लियर है? राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आपका दोनों जगह आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन राइट टू रेपुटेशन, की आपको मतलब इज्जत का पूरा अधिकार है, ये भी आपका 21 के अंदर आता है। देन राइट टू स्लीप, अगर आप सोना चाहते हैं तो अगली बार से अगर मम्मी पापा आपको उठाएं और बोले कि उठ जा, तो आप बोल देना भाई हमारा आर्टिकल 21 जो है बोलता है कि आपको सोने का पूरा अधिकार है, तो आप मेरे जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेट नहीं कर सकते, आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो है मम्मी पापा की उड़ती हुई चप्पल आपके पास आ सकती है, तो उसका रिस्क जो है वो हम नहीं उठाएंगे। देन राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसका भी आपका जो राइट है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं। आर्टिकल 21 जो है ये बहुत ही इलेबोरेटिव चीज है, क्योंकि ये लाइफ की बात कर रहा है। तो लाइफ में आपके देखिए कितने ज्यादा डोमेन है, फ्रॉम बर्थ से दिए पानी, दूध, शेल्टर, पढ़ाई, कुछ भी घूमने की आजादी, ये सारी की सारी जो है आर्टिकल 21 के अंदर आती है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपैंडेड टर्म है। लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आती, तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई आए दिन केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में आते रहते, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ी डोमेन है आर्टिकल 21 की।
देखते हैं फर्स्ट एक केस मैं आपको यहाँ पे कराने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 21 के अंदर, वो है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी जी का केस, पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मेनका गांधी जी कौन थी, क्लियर है, और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, तो ये आप मुझे बताएंगे। अब हम केस के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ लॉ मेड बाय स्टेट which seeks to deprive a person of his personal liberty must prescribe a procedure for such deprivation which must not be arbitrary, unfair और unreasonable। वो बोल रहे हैं कि अगर स्टेट जो है, मतलब स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को उससे छीन रही है, तो उसको वो प्रोसीजर बताना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को वो प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि वो उनसे उस लिबर्टी को क्यों छीन रहे हैं। और जब वो रीजन दे तो वो रीजन ऐसे रैंडम कोई रीजन नहीं होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, वो फेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए और वो रैंडम नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अगर कोई लॉ जो है वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है तो उस लॉ को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो जो है लॉ उसके बाद लागू नहीं रहेगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स को कंसीडर करें तो फर्स्ट दे रखा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, देन 2 दे रखा है राइट टू कंजर्व वंस कल्चर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर कन्फर्ड टू द इंडियन सिटीजंस बट नॉट टू द फॉरेन सिटीजंस लिविंग इन इंडिया, क्लियर है। तो ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है हमारे पास 2 3 एंड 4, ऑप्शन सी है हमारा 1 2 4, ऑप्शन डी है हमारा 2 एंड 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लियर है, सही है। तो मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है वो हमारे सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, अदर राइट्स भी सिटीजन्स को मिलते हैं बट ये एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन्स हैं, नॉट फॉर फॉरेनर्स और नॉट फॉर अदर सिटीजन्स। तो यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि कौन कौन से राइट्स जो हैं, कौन कौन से राइट्स जो हैं वो 15, 16, 19, 29 के 30 के अंडर आते हैं, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, या तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे कर लेते हैं। तो 15 जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन ए है राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट ऑप्शन सी है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, देन डी ऑप्शन है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम। तो अब पहले से देख लेते हैं, राइट टू इक्वालिटी हमने कल ही पढ़ा था, तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 to 18 आता है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। देन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, तो वो भी हमारा 25 to 28 आता था, तो ये भी करेक्ट है। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, ये 29 से 30 के बीच में आता है, ये भी करेक्ट है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 20 to 22 कवर करता है, ये हमारा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, क्लियर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। बट आपने मुझे ये बताया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और जिनका आंसर करेक्ट होगा मैं उनको थम्स अप दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्ड में आप ये सारी स्टेटमेंट दी हैं, इनको रीड आउट करिए। तो 1 लिखा है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले तो फर्स्ट कीवर्ड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, ओके। तो सेकंड दे रखा है आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ, ओके ये तो हमने अभी पढ़ा, तो सेकंड तो सही है। अब फर्स्ट देख लेते हैं, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ दे बिलीव देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अब मैंने आपको ये तो बताया था कि हमारे सिटीजन है इंडिया के वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, तो बट ये भी सही है कि जो सिटीजन है वो हाई कोर्ट को भी अप्रोच करते हैं। तो आर्टिकल 32 के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, और आर्टिकल 226 के अंदर, मतलब 226 के अंदर वो हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट किए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर अप्रोच किया जाता है तो यहाँ पे जो सिटीजन है वो सिर्फ अगर उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट हुए हैं उसी के बेसिस पे उनको अप्रोच कर सकता है, वेयर एज जो अगर सिटीजन जो है आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट को अप्रोच करता है तो वहां पे वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो अप्रोच कर ही सकता है बट अदर प्रोविजंस के रिगार्डिंग भी जो है अप्रोच कर सकता है, क्लियर है। तो जो आर्टिकल 226 है वो ज्यादा इलेबोरेटिव है एज कंपेयर टू 32। अगर आप हाई कोर्ट के पास भी जाते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं,
आप उनकी जजमेंट से खुश नहीं है तो आप वहां से सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फाइनल जजमेंट दे दी है तो आप दोबारा हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शंस जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट। ओके, देन सेकंड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वाटर एज बीइंग राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ओके, तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें पढ़ी थी। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पे बन जाता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इज एन इंट्रिंसिक टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। मतलब राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट जो है इंट्रिंसिक है फंडामेंटल राइट टू लाइफ, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर। क्लियर है? देन नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 केस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 of the constitution and it includes the right to enjoyment of pollution free water and air for the full enjoyment of life. ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमने ये केस अभी कवर नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है दोनों के दोनों ऑप्शंस जो है करेक्ट हैं, दोनों के दोनों आंसर जो है करेक्ट हैं। मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपको केसेस से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड कौन कौन से केसेस हैं, तो एटलीस्ट 5 to 10 स्टूडेंट्स का जो है कंसेंट होना चाहिए। और वो कंसेंट जो है मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप कमेंट सेक्शन में 5 स्टूडेंट्स ये चीज लिखेंगे कि हमें जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो केसेस हैं उन पे वीडियो चाहिए, देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट। अदरवाइज इसके बाद हम नेक्स्ट राइट्स जो है कवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं, आपने उनको अच्छे से करना है और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं अब दोबारा से आपको बोलूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेटर है।